हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मुमकिन है नशे से मुक्ति में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य है युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त करना, उन्हें जीवने के लिए सही दिशा दिखाना। नशा किसी भी तरह का हो नुकसानदायक होता है। शौकिया तौर पर शुरू किया गया ये नशा अपने चंगुल में कब फंसा लेता है इसका पता ही नहीं चलता, और इसका पता तब चलता है जब नशे की आदत हो चुकी होती है। ये आदत न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को भी बर्बाद कर देती है। आज हम इस कार्यक्रम के जरिए जानेंगे कि नशा शारीरिक और मानसिक तौर पर कितना घातक होता है, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। नस नस में नशा भरकर घूमने वाले ये जानते हैं कि नशा जीवन को बर्बाद कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को अंधेरे के इस जाल में ढकेल रहे हैं। नशे को लेकर अधिकतर लोगों की शुरुआत महज शौकिया तौर पर ही होती है, लेकिन बाद में ये आदत बन जाती है। इसमें जहां सबसे ज्यादा युवा वर्ग की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं टीनेजर्स भी बदलती लाइफस्टाइल के चक्कर में नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। किसी पदार्थ की खुराक हद से ज्यादा ले रहे हैं तो इसके बाद इसे छोड़ना नामुमकिन सा लगने लगता है। हालांकि अगर आप चाहें तो नशे की लत छूट भी सकती है। अगर मन को मना ले तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। मन मान गया तो फिर शरीर को घून की तरह चाटने वाला नशा अपने आप साथ छोड़ देगा। लत किसी चीज की भी हो बहुत बुरी होती है। खासकर नशे की लत की बात की जाए तो ये घर बार से नाता तोड़कर सिर्फ बियर बार से जोड़ देती है। हकीकत ये है कि इस लत से आजाद होना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं अगर सही तरीके से कोशिश की जाए। ऐसे में सिर्फ नशा छोड़ने के लिए एक पहल करने की जरूरत है, जिससे आपका कल बदल सकता है। बस एक संकल्प के साथ खुद के जीवन को नशा मुक्त बना सकते हैं। संकल्प अगर आप लेते हैं तो कोई भी ऐसी लत नहीं है जिसको छोड़ा ना जा सके, लेकिन मुश्किल यही है कि संकल्प जो है वो अडिग नहीं होता। इसके लिए छोटे छोटे प्रयास करने की जरूरत होगी। क्या वो कदम होंगे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रचना बावनगढ़ी। डॉक्टर रचना, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू। डॉक्टर रचना, पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारी कोशिश है कि अलग अलग तरीके का नशा जो समाज में व्याप्त है वो किस तरीके से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनकी मानसिक सेहत बिगाड़ रहा है, उनका पारिवारिक और सामाजिक जीवन भी बर्बाद हो रहा है। इतना सब कुछ जानने के बाद में आपको क्या लगता है, मनोरोग विशेषज्ञ की हैसियत से ऐसी क्या वजह होती है जो लोगों को नशे की लत लगती है, नशे की तरफ लोग बढ़ते हैं ज्यादा? अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा जो बता रहे थे कि एक शौकिया तौर पर स्टार्ट होती है सारी चीज़ें। कई बार अभी के जो युवा वर्ग हैं वो इसको एक एंजॉयमेंट के रूप में या एक स्टेटस के रूप में लेते हैं। अभी के जो बच्चे हैं वो कि अगर मेरा दोस्त ले रहा है तो मुझे भी लेना चाहिए, या एक ये हाई फाई सोसाइटी का एक वो है देखा जाए तो कि मैं अगर नहीं ले रहा हूँ नशा, मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूँ या मैं कोई नशा नहीं कर रहा हूँ, बियर से स्टार्ट होते होते कब वो बड़े नशे की तरफ चले जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता। तो ये देखा जाए तो एक शौक के रूप में शुरू होता है और कब ये एडिक्शन के रूप में हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये एक जीवन की फिर आदत सी हो जाती है। जैसे हम खान पान करते हैं, खाना खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वैसे ही नशा भी लेना वो शुरू करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, टॉलरेंस लेवल बढ़ता चला जाता है। कब एक पैग से वो इंसान आगे नशे की लत में पड़ जाता है उसको पता ही नहीं चलता। अच्छा, बीच में मैम अगर ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो लोग व्यक्ति नशा कर रहा है उसको मान लीजिए बीच में ख्याल आया कि अब हमको नशा नहीं करना चाहिए और खुद से वो ये सोचता है, तो क्या आपको लगता है कि यही वो समय होता है जब उसको अलर्ट हो जाना चाहिए कि मजबूर होकर वापस वो नशे की तरफ जाने लगता है?
जी, एक्चुअल में इनसाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा आपने अभी बोला कि घर वाले परेशान हो रहे हैं या उनकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है, ये नशा छोड़ने के लिए कोई कारण नहीं हो पाता। लेकिन अगर उनके अंदर ये बात आ जा रही है कि कहीं ना कहीं उनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ इससे डिस्टर्ब हो रही है, अगर ये इनसाइड पैदा हो गया किसी भी व्यक्ति के अंदर, तो उसके ठीक होने के चांसेस 100% होते हैं। क्योंकि मेरे स्वयं के अंदर अगर मुझे लग गया कि ये नुकसानदेह है, तो फिर मैं उसके लिए एफर्ट लगाना शुरू कर देती हूँ। तो इसके लिए वो डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, काउंसलर की सलाह भी ले सकते हैं। बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं जहाँ पर वो जाके ये काम कर सकते हैं। दीपक जुड़ चुके हैं कॉल में रायपुर से। दीपक, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। जी मैडम, बोले, क्या सवाल है? दीपक, क्या पूछना चाहते हैं? टीवी से ना सुने, आप सीधे सवाल करें। जी मैम, करता हूँ मैं। हाँ, तो कभी शराब ले लेता हूँ ना, तो फिर ज्यादा दम क्यों? मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे को नशा छोड़ना है तो क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी कि आपके अंदर ये बात पैदा हो गई है कि आपको नशा छोड़ना है। तो ये तो मान लीजिए कि आपका 50% काम हो गया, कि आपके अंदर ये इच्छा जागृत हो गई है। जहाँ तक कि सपोर्ट सिस्टम की बात है, तो आपके फैमिली का सपोर्ट अगर आपके साथ है तो आप किसी चिकित्सक के पास जाएं और उनसे कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, जो डॉक्टर के थ्रू किया जाता है। जो अब तक का नुकसान हुआ है आपके ऑर्गन्स को नशे की वजह से, तो वो कुछ मेडिसिन दी जाती है जो जिसका एक पीरियड होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। वो होने के बाद फिर आपके साथ किसी काउंसलर से आप सलाह लीजिए और वो आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा और उसके कारण आपके विल पावर के कारण आप इन चीज़ों को छोड़ पाएंगे। मनोरोग पे जब हम बात करते हैं अर्चना जी, आपको लगता है कि लंबे समय से नशे की जो लत होती है वो किसी शारीरिक बीमारी के साथ साथ क्या मानसिक रूप से भी व्यक्ति को बीमार कर देती है? कुछ ऐसे मनोरोग? जी बिल्कुल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से स्टार्ट हो जाती है नशे के कारण। एक तो सबसे पहली चीज़, जब आप किसी भी चीज़ पर डिपेंड होते हैं तो आपका विल पावर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। आप कोई भी चीज़ आत्मनिर्भर होकर नहीं करते। कई बार आप सुना होगा आप लोगों ने कि मैं एक पैग ले लेता हूं तो मुझसे ये काम हो जाता है, या मैं ये नशा कर लेता हूं तो फिर कॉन्फिडेंट फील करता हूं और फिर कर पाता हूं। तो ये डिपेंडेंसी का लेवल इस हद तक बढ़ जाता है नशे के कारण कि वो कोई भी काम अपने विल पावर से या अपनी आत्मनिर्भरता से नहीं कर पाता। उसके कारण फिर धीरे धीरे फाइनेंशियल, फिजिकल, इवन दो रिलेशनशिप में हर तरह से उसको लॉस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, नशे की जो लत होती है, आप देखिए कि गलत आदतों की भी लत साथ साथ लेकर आती है। जैसे घर से कोई चीजें उठा कर ले जाना है, अगर ये आपकी चीजें पूरी नहीं हो रही तो आप झूठ बोल रहे हैं, परिवार के नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक कि क्राइम तक की चीजों में हमने इन्वॉल्व पाया है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से क्या इतना कमजोर हो चुका है कि उसका नियंत्रण अपने आप से खत्म हो जाता है? जी, अभी ही मैंने कहा कि एक इतनी ज्यादा बुरी तरह से कब्जा हो जाता है। नर्वस सिस्टम से लेकर ब्रेन तक के सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उस पे तक नशे का इतना ज्यादा प्रभाव हो जाता है कि उसकी सोचने समझने की डिसीजन मेकिंग पावर जीरो हो जाती है। वो समझ नहीं पाता कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। इतनी ज्यादा क्रेविंग होती है बॉडी के अंदर उस चीज को लेकर, कोई भी ट्रिगर पॉइंट हो सकता है उसके लिए, कि वो बिना नशा लिए रह ही नहीं पाता। उसके लिए फिर उसके लिए ये सही क्या गलत है, ये टोटली उसके दिमाग से खत्म हो चुकी है ये बातें, कि उसको समझ नहीं आता कि वो इस वक्त क्या डिसीजन ले रहा है। बस उसे नशा चाहिए, उसे सिर्फ एक ही पॉइंट नजर आता है कि मुझे नशा चाहिए, कैसे भी करना है मुझे, तो फिर वो उसके लिए क्राइम भी करता है। अजय जुड़ चुके हैं धमतरी से, इन्होंने कॉल किया है। अजय, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, मैं अजय खांडेकर बोला था धमतरी से। हाँ बोलो। मेरा एक दोस्त है मैडम, उसको गांजा का नशा हो गया है, तो उसको छुड़वाना है, तो कैसे करना पड़ेगा? देखिए, बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट ने भी चलाए हुए हैं बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। आप वहाँ ले जाइए अपने दोस्त को और वहाँ आराम से उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम भी मिलता है, फैमिली वालों को भी काउंसलिंग दी जाती है वहाँ पर, तो आपके दोस्त की नशे की आदत छूट सकती है। अच्छा जी, बहुत सारे ये सवाल आते हैं जब लगातार जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसमें यही सवाल आता है कि नशा हमको छोड़ना है, तो क्या किस कंडीशन में व्यक्ति को एडमिट करने की जरूरत होती है, या उससे पहले सेक्रेटरी से कंसल्ट करने से, टिप्स लेने से ये आदत छूट सकती है? मुझे लगता है इस पे थोड़ा विस्तार से आप बताइए। जी, एक्चुअली जैसे आपने बोला कि चिकित्सक के पास लेकर जाए, चिकित्सक के पास तो ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम पहले ले चुके होते हैं नशा, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो गांजा हो, अफीम हो, शराब हो,
तो उसमें होता ये है कि बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स पे उसका इफेक्ट हो चुका होता है लंबे समय तक। जब हम कोई नशा लेते हैं तो वो डिटॉक्सिफिकेशन की एक प्रोसेस होती है, तो वो चिकित्सक की निगरानी में करनी होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। अगर ड्यूरिंग डिटॉक्सिफिकेशन दवाइयाँ जब चलती है, अगर उस वक्त उसने कोई सब्सटेंस ले लिया तो उसके जान को भी खतरा हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप छोड़ना चाह रहे हैं या आप किसी की नशे की आदत को छुड़वाना चाह रहे हैं तो आप चिकित्सक की सलाह जरूर लें। उनके उसमें गाइडेंस में ही आप ये करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जिनको नशे की लत है डॉक्टर अर्चना, वो आसानी से डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहते, साइकेट्रिस्ट के पास भी नहीं जाना चाहते। ऐसे में परिवार वाले अगर दबाव बनाते हैं तो आक्रामक स्थिति भी आती है। तो आखिर किस तरीके से कन्विंस करें और कैसे समझाएं, ये उन परिवार वालों की बड़ी विषम स्थिति होती है जिनके यहाँ ऐसी लत है लोगों में। आपने एक शब्द अभी इस्तेमाल किया, कैसे समझाया जाए उस व्यक्ति को। एक्चुअली उसे समझाना नहीं है इस वक्त, उसकी मनस्थिति को हमें समझना है। इसीलिए साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है कि उसके पीछे का कारण क्या है, वो क्यों नशा कर रहा है, क्या वजह है, क्यों शुरू किया उसने, किस किस स्थिति में वो नशा करता है। घर वाले अगर बहुत आराम से उसे समझने की कोशिश करेंगे तो शायद वो तैयार हो जाएंगे। बलबीर सिंह जुड़ चुके हैं धमतरी से, इन्होंने कॉल किया है। बलबीर, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। ये हमारे यहाँ की गुड़िया है। हाँ, तो उसको गुड़ाखों की लत लगी हुई है, मतलब दिन में 10 बार 20 बार काटती है। गुड़ाखों की लत नहीं लगती है। बताइए, क्योंकि गुड़ाखू बहुत ज्यादा नुकसान करता है। जी बिल्कुल। एक काम करें आप इस वक्त, सबसे पहले तो आप बच्ची का टाइम नोट करें कि वो किस किस समय पर गुड़ाखू करती है। एक रिप्लेसमेंट थेरेपी हम यूज करते हैं कि उस वक्त पर उसको कोई दूसरा टास्क करवाएं जो उसकी पसंद का हो, जिससे उसको हैप्पीनेस मिलती हो। क्या होता है, नशे के तुरंत बाद ब्रेन को एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, एक बहुत बेटरमेंट फील होता है उस नशे की स्थिति में। इसलिए इंसान बार बार उस हैप्पीनेस को फील करने के लिए वो करना शुरू कर देता है। तो आप कोई दूसरा टास्क दें। सबसे पहले तो आप नोट करें कि वो किस किस समय पर करती है और उस समय पर आप उसको वो टास्क दें जिससे वो और बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करे, तो वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा उसकी हैबिट का। यहाँ पर अहम सवाल एक और भी होता है, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की बच्ची को इस नशे की आदत है। क्या लगता है आपको कि जिनके घरों में माता पिता या बड़े इस तरीके से आदत होती है उनके घरों में, उनके लिए बहुत आसान होता है उनके बच्चों को इन सारी चीज़ों को देखकर अपनाना? हाँ, ये बात तो है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इन्फ्लुएंस होता है और बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस होता है। आपने सुना भी होगा कि ब्रेन को ये पता नहीं होता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जब परिणाम आते हैं तो पता चलता है कि ये नुकसानदेह, लेकिन उसके पहले जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इन्फ्लुएंस होके हर आदत को अडॉप्ट कर लेता है। जीतू जुड़ चुके हैं हमारे साथ में कॉलर। जीतू, स्वागत है आपका, बोले क्या सवाल है? गुटखा मेरे से नहीं छूट रहा है मैडम। गुटखा नहीं छूट रहा है और आपको, लेकिन ये देखना होगा कि गुटखा के परिणाम कितने भयानक होते हैं। डॉक्टर अर्चना, क्या लगता है कि परिणाम या ऐसी बीमारियां या ऐसे लक्षण बताना जरूरी है, एक भय भी जरूरी है, शायद उस वजह से छूटे, क्या ऐसा होता है? भय कभी नहीं छुड़ा पाता किसी चीज़ को। एक्चुअल में जब तक मेरे अंदर उस चीज़ के फायदे और नुकसान की बात मेरे अंदर नहीं आती तो सबसे ज़्यादा फोकस मैं किस बात पे कर रहा हूँ, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ पे या मुझे क्या नुकसान हो रहा है इस चीज़ पे। अक्सर हमने देखा होगा कि बातचीत के दौर पर हम सामने वाले को नुकसान गिनाते हैं कि इस नुकसान से बचना है तो छोड़ दीजिए। अगर हम ये कहें कि अगर आपने छोड़ दिया तो आपको इतने सारे फ़ायदे हो सकते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका है कि जो ये कह रहे हैं इनको छोड़ना है तो ये एक पेन पेपर लें और लिखें डेली कि अगर इन्होंने गुटखा छोड़ा तो इनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और ये डेली टास्क खुद के साथ करें कि ये 10 पॉइंट्स लिखें अपनी नोटबुक में कि अगर इन्होंने गुटखा छोड़ा या आज अगर इन्होंने एक पाउच को भी लेफ्ट किया तो उसके इनको कितने फ़ायदे हो सकते हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो जाएगी इनके साथ। देखिए, धीरे धीरे ही लत बनती है। जब आपने शुरू किया होगा किसी नशे को तो वो धीरे धीरे करके नशे की बन चुकी है, लेकिन अब आपको लौटना होगा वापस, क्योंकि अगर स्वस्थ जिंदगी चाहिए, अपने परिवारों की खुशी चाहिए, तो आपको वापस धीरे धीरे सामान्य जिंदगी की तरफ लौटना होगा। इस प्रोग्राम के पीछे मकसद हमारा यही है कि हमारा जो यूथ है उसका करियर और भविष्य बर्बाद ना हो। डॉक्टर अर्चना, नशे की लत को एक समय में ये देखा जाता था कि एक एज हो गई है, टेंशन है, परिवार की जिम्मेदारी है, इस वजह से कई बार ये स्थिति बनती थी कि नशे की लत होती थी। लेकिन आज के समय में आप देखिए कि बच्चे, स्कूल कॉलेज के बच्चे सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि नशे की गिरफ्त में हैं। इस पर माता पिता कैसे निगरानी करें, कैसे छुड़ाएं, बच्चों को कैसे इससे दूर रखें?
माता पिता के पास बच्चा रहता है उससे ज़्यादा वो बाहरी एनवायरनमेंट में रहता है, और जो भी चीज़ वो बाहर देखता है उन चीज़ों को वो सही मानने लगता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था शायद आपको कि सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको राइट रॉन्ग नहीं पता है, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमेट करता है उन सारी चीज़ों को, इमिटेट करते करते पता नहीं कब उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आता है। 4 दोस्त हैं, 3 अगर ले रहे हैं तो वो सोचता है कि मैं इनके ग्रुप में जिसको पीयर प्रेशर बोलते हैं कि अगर मैंने ये नहीं लिया तो मेरा फ्रेंड सर्कल मुझे रिजेक्शन देगा, तो वो चौथा बच्चा भी ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्ट करने लग जाता है और करने लगता है। तो इससे माँ बाप उसको कैसे को करे, इससे बेहतर ये है कि आजकल जो माता पिता टाइम नहीं दे रहे हैं बच्चों को, कम्युनिकेट नहीं करते या उनको समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए बच्चा उन सारी चीज़ों को बाहर तलाशता है, दोस्तों के बीच तलाशता है। तो वो दोस्तों के बीच जो चीज़ें तलाश रहा है, तो 4 चीज़ें अगर उसने ली तो चौथा ये ऑटोमेटिक कब उसकी लाइफ में आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो माँ बाप जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, अगर वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर रखें, वो उन्हें टाइम दें, क्वालिटी टाइम दें, बैठ के बातचीत करें, उनकी परेशानियों को जानें, उनको समझें कि वो क्या चाहते हैं लाइफ में, कैसी लाइफ चाहते हैं, एक्सेप्ट करें। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अपने बच्चे को एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए, क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि जहां आपने रिजेक्शन दिखाया तो वो एक्सेप्टेंस के लिए नशे को भी शामिल अपनी लाइफ में कर सकता है। अच्छा, एक चीजें और बदली हैं डॉक्टर अर्चना। समाज में एक ऐसा समय था कि नशे विषय की जब बात होती थी तो ये समझा जाता था कि महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो इन सब चीजों से दूर रहती थी, या उन पर हमने देखा कि उतना नंबर नहीं था उनका। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो यंग बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, चाहे सिगरेट है, चाहे हुक्का है, इस तरीके की चीजों का सेवन बराबरी से वो कर रही हैं, जबकि आने वाले समय में उनके ऊपर मातृत्व की भी जिम्मेदारी आने वाली है। तो आपको लगता है कि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि आगे उनको मातृत्व के तरफ भी बढ़ना होता है? जी, खतरा तो देखिए दोनों जेंडर को है, मेल को भी है, फीमेल को भी। मेल में भी इम्पोर्टेंसी जैसी चीजें आ जाती है नशे के कारण एक हायर लेवल पर। जहां तक कि आपने बोला कि बराबरी वाली बात आती है यहाँ पर, तो दोनों का रोल हमारी सोसाइटी में इक्वल है। अब इक्वल हर तरीके से है, तो इस इक्वालिटी को स्टेटस सिंबल के रूप में लड़कियों ने ऐसे ले लिया कि अगर मुझे मेल से इक्वल फील कराना है सोसाइटी में अपने आप को, तो जो मेल कर रहा है मुझे वो करना चाहिए, तब कहीं जाके मैं बराबरी के रूप में देखी जाऊंगी समाज में। ये जो मिथ्या चीजें दिमाग में आ गई हैं या इस तरीके से लड़कियां सोचने लग गई हैं, अगर आपको सच में बराबरी करनी है, जेंडर बायस जो हमारे समाज में है, तो आप नशे को लेकर बराबरी मत कीजिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है सारी फीमेल से। आप अपने टैलेंट को उभारिए, आप अपने आप को उभारिए। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जिसको लेकर आप बहुत सक्सेसफुल वुमन हो सकती हैं, सोसाइटी में आपका एक नाम हो सकता है, और जो आप चाहती हैं एक्सेप्टेंस सोसाइटी से मेल के बराबर, वो आपको अपने आप सोसाइटी देगी। नशे करने की जरूरत नहीं है आपको। क्योंकि ये देखा जाता है डॉक्टर अर्चना, क्योंकि नशे खास करके मेट्रो सिटीज में, अब तो रायपुर में भी हम ये समझ सकते हैं कि अगर नशा करती हैं लड़कियां, घर जा रही हैं या अकेली हैं, तो उनके साथ में फिर बहुत कुछ गलत होने की संभावना रहती है, रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में उन बच्चों को भी समझना होगा, क्या उनको हम किसी तरीके से जागरूक कर सकें, कुछ ऐसे कार्यक्रम चला सकें? जी जी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जागरूकता के हमें कुछ प्रोग्राम्स करने चाहिए। क्या होता है कि युवा वर्ग भटकता है, हु आई एम की एक टेंडेंसी होती है, इसको हमारी साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में एडोलसेंस क्राइसिस कहते हैं। इस वक्त उसमें ये चाह पैदा होती है कि मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूँ। इसकी तलाश में वो कई बार गलत रास्ते पर चली जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उस समय पेरेंट्स को उनको समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर थोड़ा भी नज़रअंदाज न करें, अगर थोड़ा सा भी पॉइंट उनको नज़र आ रहा है कि कहीं मेरा बच्चा नशे की ओर तो नहीं जा रहा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, पेरेंट्स को इसके लिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। और अगर उन्हें थोड़ा भी लग रहा है कि किसी नशे की गिरफ्त में मेरा बच्चा आ रहा है, तो तुरंत उस पर काम करें। जख्म को नासूर मत बनने दीजिए, क्योंकि एक बार अगर वो नशे की लत लग गई तो फिर छुड़ा पाना बहुत मुश्किल। बिल्कुल डॉक्टर अर्चना, यहाँ पर एज ए मनोरोग विशेषज्ञ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माता पिता होने की जो टेंडेंसी है कि हम माता पिता हैं, हम बच्चों को डांट कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्या आपको लगता है यहाँ पर माता पिता को भी चेंज होने की जरूरत है, बजाय इसके कि वो बाहर जाकर कुछ ऐसी व्यवस्था करे? उनके साथ में फ्रेंडशिप बिहेवियर कितना कारगर होता है ऐसी सब चीजों के लिए? फ्रेंडशिप बिहेवियर 100% कारगर होता है।
हम स्वयं को ले लें कि अगर कोई हमें अपने लेवल पर रखकर कोई बातें करता है तो हम खुलकर बातें करना शुरू कर देते हैं, और जब हमें लगता है कि मुझे रिजेक्शन मिलेगा या मुझे डांट पड़ेगी या मेरी बातों को बुरा कहा जाएगा, तो हम खुद मौन हो जाते हैं, हम अपनी बातें नहीं रख पाते उस व्यक्ति के सामने। बट जब हमको फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो मुझे एक्सेप्ट करता है जैसा मैं हूँ या जैसा मैं चाहती हूँ, तो मैं हर चीज़ अपनी उससे शेयर करने लग जाती हूँ और मुझे नए रास्ते नज़र आते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। नशे से मुक्ति इतना बड़ा चैलेंज है डॉक्टर रचना, क्योंकि बाहर, घर से बाहर नशे की इतनी सारी चीजें मौजूद है जहां पर बच्चा या युवा बहुत ज्यादा वक्त बिताता है और वापस उसको घर आकर कुछ समय के लिए रहना है। ये कैसे बैलेंस होगा इस नशे से अपने पूरे यंग जनरेशन को बचाने के लिए? आपको लगता है कि हमें और कुछ क्या करना होगा इस लत से बाहर लाने के लिए? कोई मैसेज? हमारा देश का फ्यूचर हमेशा कहा गया है कि युवा वर्ग है, उस पर हमारा देश निर्भर है, और अगर हमने युवाओं की शक्ति को ऐसे नश्वर चीज़ों में व्याह होने दिया तो बहुत दिक्कतें आ जाएगी। तो आपने एक तो ये प्रोग्राम रख के बहुत अच्छा किया है, उसके लिए मैं IBC 24 को भी थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि वाकई में हमारा भविष्य जो है वो युवा वर्ग है, और अगर वो नशे की ग्रस्त में चला जाता तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो एक तो कुछ प्रोग्राम्स चला रही है सरकार अभी इन दिनों, लेकिन उसके अलावा भी कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है जो स्पेशली टारगेट करें 12 से 25 साल के युवा वर्ग के बीच में, जहां पर उनके लिए एक ईयरली या मंथली एक प्रोग्राम रखा जाए जिसमें उनसे मिला जाए, उनको समझा जाए, उनसे बातचीत की जाए, साथ में उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए। और ये प्रोग्राम अगर करती है भारत सरकार, या हम अगर छत्तीसगढ़ सरकार की बातें करें कि अगर वो इस तरह के कोई प्रोग्राम चलाती हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेके, सिर्फ और सिर्फ नशा ही ये कारण है ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यू ऐसे होते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं डे बाय डे, और वो फिर हमको नशे की तरफ लेके चला जाता है। तो मेंटल हेल्थ इश्यू एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पे काम किया जाना चाहिए। अगर हमने वो देखा कि अगर पर्सन मेंटली हेल्दी है, कॉन्फिडेंट है, आत्मनिर्भर है, तो वो कभी भी नशे की तरफ नहीं जाएगा। कुछ लू पॉइंट्स, कुछ वीक पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो स्वयं बच्चा नहीं समझ पाता, पेरेंट्स को उसको समझना है। शुरुआती तौर पे मैं कहूँ कि हम आगे तो जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो क्या काम करेगी वो एक अलग मुद्दा है। घर से पेरेंट्स सबसे पहले शुरुआत करें कि बच्चों को समझें, ये देखें कि क्या क्या उनके इश्यूज हैं, किन पे उनको काम करना है। अगर वो सॉल्व होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि नशे की तरफ बच्चा जाएगा। दूसरी एक और अहम चीज मैं आपसे जानना चाह रही थी डॉक्टर रचना, कि अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो माता पिता को बड़ा झिझक होता है कि अरे हम अपने बच्चों को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया सोचेगी कि पागल को ही तो डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। आपको लगता है ये बहुत यहाँ पर भी जागरूक होने की जरूरत है कि मनोरोग अपने आप में बहुत गंभीर चीज है जिसको हमें समझना होगा, डॉक्टर की सलाह लेनी ही होगी। जी एक्चुअली जो ये स्टिग्मा है, अभी आपने बोला कि कोई पागल समझेगा या मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर हम लोग नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं। एक्चुअल में ये मेंटल हाइजीन है। एक्चुअली इस वर्ड को हम अगर यूज डिफरेंट तरीके से करें कि जैसे हम डर्ट हमारी बॉडी पे आती है तो हम क्लीन करते हैं, तो सेम उसी तरीके से दिमाग पर बहुत सारे ट्रिगर्स पॉइंट आते हैं डे टू डे लाइफ में। तो अगर हम उनकी क्लीनिंगनेस की बात करें तो हमको किसी न किसी विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ेगी, और इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं भी थोड़ा भी कचरा आता है तो वो चीज़ डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। उसी तरह ब्रेन भी हमारा है, तो उस ब्रेन को हमेशा अच्छी तरीके से हेल्दी रखने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, और वो सपोर्ट सिस्टम एक मनोरोग विशेषज्ञ हो सकता है आपके लिए। और इसको गंभीर न लें, बहुत आसान है, बहुत इजी है। 1-2 काउंसलिंग में ही कई बार चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जिन चीजों को लेकर हम बहुत बड़ा इशू समझ रहे होते हैं, दरअसल में वो बहुत छोटे से पॉइंट होते हैं जिसको विशेषज्ञ से मिलके आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा आसान था, मैं यूं ही इतने दिन परेशान था। तो पेरेंट्स इसको ईजी ले, गंभीर न ले। हाँ, और थोड़े से जागरूक होना जरूरी है, बजाय इसके डॉक्टर रचना की हमारा ये संकोच हमारे अपनों को एक लंबे समय तक नशे की लत में डालकर उनकी जिंदगी बर्बाद करे। बेहतर है कि समय से पहले अलर्ट हो जाएं और एक्सपर्ट से सलाह लें, क्योंकि नशा किसी भी तरीके का हो फायदेमंद नहीं होता। जितनी जल्दी हो सके इसकी लत से बाहर आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रचना हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।